बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। और मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिए थे और उस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में दिया, यहाँ तक कि मेरे व्हाट्सएप पे आकर के भैया देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इससे ये लगता है कि हाँ चलो बच्चे तो कम से कम इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से इंटरेस्ट आता है बच्चों को और अच्छा करने का और अच्छा पढ़ाने का, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट की शुरुआत और देखते हैं जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया है उनको बता देते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए मेड काऊ लिखा हुआ था, कल का जो क्वेश्चन था मेड काऊ, ठीक है। मेड काऊ की घटना क्या है? तो मेड काऊ की घटना क्या हुआ, 1990 के दशक में इंग्लैंड में जानवरों में फैली हुई एक प्रकार की बीमारी थी जिसको मेड काऊ के नाम से जाना जाता था। इस महामारी के कारण इंग्लैंड को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ था, मतलब पैसे से रिलेटेड नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि वो भी एक प्रकार के संसाधन ही तो है एक तरीके से जिसके दूधों को बेचा जाता है, इस प्रकार की चीजें। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी, इसकी वजह से ये इंग्लैंड में देखने को मिला था 1990 के दशक में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चनों की बात। भाई देखो अब जो मैं कराने जा रहा हूँ ना ये 6 नंबर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो हम कवर करेंगे लेकिन अभी इसमें बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अगर अभी समझ में आ गया ना तो मानो कि ये चीज कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। समझते शक्ति संतुलन क्या होता है और इसको बनाए रखना क्यों आवश्यक। देखो शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 5 हथियार है और मेरे पास 5 हथियार है तो दोनों का बैलेंस बराबर है, आप भी नहीं लड़ोगे और मैं भी नहीं लड़ूंगा, ये होती है बात, इसी को कहते हैं बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अगर अनबैलेंस कब होता है, अगर मान लेते हैं किसी के पास 7 हथियार है, किसी के पास 5 हथियार है, तो कल की डेट में ये जो 7 वाला है इस पे चौड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से या तो इसके हथियार को 5 कर दिया जाए या तो इसके हथियार को 7 कर दिया जाए। अगर 7 इसको कर दिया गया 7 इसको कर दिया गया तो बैलेंस बराबर हो गया। या तो दोनों को 5-5 कर दो या फिर दोनों को 7-7 कर दो, ये होता है शक्ति संतुलन। इसका मतलब क्या होता है कि शक्ति संतुलन का मतलब होता है किसी दूसरे देश को इतना सबल मत बनने दो, इतना मजबूत मत बनने दो जिसकी वजह से तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर दो, उसी तो कहते हैं शक्ति संतुलन। तो क्या लिखा हुआ है, शक्ति संतुलन का अर्थ है किसी भी देश को इतना सबल मत बनने दो, बलवान मत बनने दो जिसकी वजह से दूसरे देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति संतुलन कहते हैं। समझ पा रही बात? किसी देश को इतना मजबूत मत बनने दो जो तुम्हारे लिए वो खतरा पैदा कर दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक देश का जो बात होता है वो दूसरे देश से सुलझा लिया जाता है, तीसरे देश को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जहां तीसरे देश को आप इन्वॉल्व करोगे वहां लड़ाई की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, एक सामने खड़ा है एक इधर खड़ा है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में इन दोनों के बीच कोई बात है तो चलो क्या होगा, सर गर्मा गर्मी हो जाएगी, एक दूसरे को 2 थप्पड़ मार लेंगे, बात खत्म है। लेकिन जहां उसने कॉल मिलाया कि नहीं नहीं रुको रुको को बंदे को कॉल करता हूं मैं, हम अपने बंदे को बुलाते हैं, तुम भी अपने बंदे को बुला लो, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां आपने तीसरे को इन्वॉल्व किया समझ लो लड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से सामने सामने निपटा लो, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को रख दो, वो भी रख दे और चीजों को समझ लो, अंडरस्टैंडिंग कर लो, बात खत्म। तीसरों को इन्वॉल्व करोगे तो ऐसे में चीजें बिगड़ जाएंगी, ठीक है, शक्ति संतुलन खत्म हो जाएगा। तो वही वाली बात कहा गया है कि ऐसे में क्या होता है कि विभिन्न देश जो होते हैं अपने जो झगड़े होते हैं, अपने जो चीजें होते हैं वो किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप के बिना ही स्वतंत्रता पूर्वक उस चीज को संचालित कर लेते हैं। अच्छा, अब मेन बात आती है क्या कि इसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं, संतुलित शक्ति संतुलन को हम किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब मेंटेनेंस वाली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, गठजोड़ और प्रतिगठजोड़। गठजोड़ का मतलब क्या होता है, पहले एक एक लाइन में समझा देता हूं फिर एक्सप्लेनेशन देख देंगे। गठजोड़ का मतलब क्या होता है, गठजोड़ का मतलब होता है एक तरीके से रिलेशन बिल्ड कर देना। क्या रिलेशन, मित्रता स्थापित कर लो, और क्या कर लो, एक दूसरे देश में संधियां कर लो, और क्या कर लो, ग्रुप बना लो, ठीक है। ग्रुप को ही तो मित्रता कहते हैं, तो ग्रुप बना लो।
तो बस ये अगर बन गया तो जाहिर सी बात है शक्ति संतुलन मेंटेन है, लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि मित्रों में जल्दी लड़ाई होती है नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण क्या हुआ इसका मतलब? शस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों का प्रोडक्शन करना, और निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों का प्रोडक्शन ना करना। क्या हुआ इसका मतलब? अभी समझाया था कि दो देश है, मान लेते हैं एक के पास 5 हथियार है, दूसरे के पास 7 हथियार है, तो ऐसे सिचुएशन में शस्त्रीकरण करके, शस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? शस्त्रों को बढ़ाकर, मतलब इसके पास 5 है, 2 और बढ़ा लेगा, कितना हो गया? 7। 7 और 7 बराबर हो गए ना, इसका मतलब होता है शक्ति संतुलन मेंटेन हो जाए, यानी कि एक दूसरे के बराबर आ जाना। और निशस्त्रीकरण का मतलब क्या हुआ? निशस्त्रीकरण का मतलब होता है या तो शस्त्रों को घटा लो या फिर शस्त्रों को बढ़ाने की चेष्टा ही मत करो, ठीक है, मेंटेन करके चीजों को रखो। या तो तुम कहोगे ठीक है भाई मेरा इतना ही ठीक है, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा है? क्षतिपूर्ति करके। क्या होता है इसका मतलब? अगर एक देश दूसरे देश को मार देता है, मतलब नुकसान पहुंचा देता है, और ऐसे सिचुएशन में ये सामने वाले गलती मानने के लिए तैयार है कि भाई हाँ मैंने गलत किया आपको नुकसान करके, और मैं इसका भरपाई करता हूँ। कैसे भरपाई करूंगा? भरपाई ऐसे करूंगा कि मैं आपको हथियार दे दूंगा, और क्या करूंगा? आपको जमीन दे दूंगा, और क्या कर दूंगा? कुछ आर्थिक सहायता कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है? क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसको एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं तो आप कहीं जा रहे थे गाड़ी लेके, और आपने बाई चांसली गलती से किसी को ठोक दिया। अब ऐसी सिचुएशन में आप सामने वालों को क्या करोगे? जो उसकी गाड़ी का नुकसान हो, उस गाड़ी का पैसा दे दो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आप चलो मैं काम करा देता उस गाड़ी के लिए, अब जो हो गया गलती हो गया गलती। तो ऐसे सिचुएशन में लड़ाई की संभावनाएं कम है, इसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति, ठीक है। क्षति का मतलब होता है नुकसान, पूर्ति का मतलब होता है भरपाई करना, नुकसान की भरपाई करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप के द्वारा क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यही हुआ कि अगर कई सिचुएशन में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और कई सिचुएशन में अहस्तक्षेप के द्वारा भी चीजें निपट जाती है। कैसे? कई सारे आपने लड़ाइयां देखी होंगी, जिसमें मान लेते हैं 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लो 2 भाई लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जो पापा है वो आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई लड़ाई करना बेकार है, ऐसे लड़ते नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हस्तक्षेप करके इस लड़ाई को रुकवाया जा सकता है। इसका मतलब यही होता है, हर जगह पे ऐसे ही लागू होता है कि कई बार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि अहस्तक्षेप के द्वारा चीजें निपट जाती है। जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, अब ऐसे सिचुएशन में वो निपट लेंगे अपना कि हाँ भाई चलो, क्योंकि आपको पता है आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे, तो उनको अपना निपट लेंगे। तो ऐसे में बड़े को इन्वॉल्व होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़े में इन्वॉल्व होगे तो सामने वाला भी इन्वॉल्व होगा, जब दोनों इन्वॉल्व हो गए तो फिर हो गई लड़ाई। तो इसी वजह से कई सिचुएशन में हस्तक्षेप करना भी जरूरी है, और कई सिचुएशन में अहस्तक्षेप के द्वारा चीजें मेंटेन हो जाती है। अगला होता है संतुलनधारी। संतुलनधारी का मतलब क्या होता है? मेंटेन करके रखना अपनी सारी चीजों को, कि हाँ भाई मेरे पास सारी चीजें हैं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ, हाँ कल आपने आक्रमण किया तो कल के डेट में मैं भी नहीं छोड़ूंगा। उसे कहते हैं संतुलनधारी, सारी चीजें मेंटेन करके चलना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा शक्ति संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। अब समझिए क्या इसको बनाए रखने के उपाय है। क्या उपाय है भाई? पहला है गठजोड़ और प्रति गठजोड़ करके, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? एक होता है कि अलायंसेस, दूसरा होता है काउंटर अलायंसेस। क्या होता है इसका मतलब? जब कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है तथा दूसरे देश मिलकर एक गठजोड़ बनाते हैं ताकि उस देश को बैलेंस किया जा सके। क्या हुआ इसका मतलब? गठजोड़ का मतलब होता है ग्रुप बना लेना। ग्रुप, कई सारे लोगों से ग्रुप बना लिया, कई सारे देशों से ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप जब आप बना लेते हो, तब आपके पास भी एक ग्रुप है, सामने वाले के पास भी एक ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप में लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि चीजें मेंटेन है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि एक देश दूसरे देश से जब गठजोड़ कर लेता है, इट मीन संधियां कर लेता है, संधि कर लेता है, गठजोड़ रिलेशन बना लेता है, तो भी लड़ाई की संभावनाएं कम हो जाती है। समझो, जैसे उदाहरण के लिए देखें नाटो किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। वार्सा पैक्ट किसने बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया था। तो क्या कभी वार्सा पैक्ट और नाटो में कभी लड़ाई हुई? क्या कभी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ाई हुई? नहीं हुई ना। तो ये भी तो शक्ति संतुलन हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, ठीक है। आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक देश हथियार जमा कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा देश भी अपने सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाते हैं।
इसे कहते हैं सस्तीकरण कर। अभी तो मैंने आपको समझाया, एक देश के पास 5 हथियार है, दूसरे के पास 7 हथियार है, तो 5 वाला चाह रहा है कि मैं 2 हथियार और बना लूं ताकि संतुलन बराबर हो जाए। कभी कभी सभी देश मिलकर अपने हथियारों को सीमित करने का समझौता कर देते हैं कि भाई मैं भी नहीं बढ़ाऊंगा, आप भी मत बढ़ाना, इसी को कहते हैं निःशस्त्रीकरण करना। तो दोनों करना जरूरी है, समय समय पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं क्षतिपूर्ति करके। अभी मैंने बताया किसी का आपने नुकसान किया, तो अगर आपने उस चीज को क्षतिपूर्ति कर दी, तो भाई वो समझो कि सारी चीजें बराबर है। तो क्या लिखा, जब कोई देश किसी और देश को हराता है या फिर कमजोर होता है, तो देखिए क्या लिखा, जब कोई देश किसी और देश को हरा देता है या फिर कमजोर कर देता है, तो उसे किसी और तरीके से ताकत वापस कर देनी चाहिए, या ताकत वापस कर देनी चाहिए। जैसे पहला जमीन दे देनी चाहिए, आर्थिक मदद कर देनी चाहिए, अन्य संसाधनों के द्वारा बंटवारा कर देना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो उसको वो सारी चीजें दे दो आपने जो चीज नुकसान किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे समझते हैं। अगला क्या लिखा है, हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप के द्वारा। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि कई मामलों में हस्तक्षेप करना भी जरूरी है और कई मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है, जब किसी देश में संकट या युद्ध हो तो बाहरी शक्तियां तय करती हैं कि हस्तक्षेप करे या हस्तक्षेप ना करे। जैसे यानी कि मदद करे या कंट्रोल करे। इसका मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मदद करके युद्ध को रोका जा सकता है, और कई बार ऐसा होता है, जैसे एक मैं सीन बताता हूँ, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हो रहा था, ऐसी सिचुएशन में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई थी, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश का सपोर्ट कर दिया था। तो ऐसे में अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया था भारत से लड़ाई करने के लिए। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हमारा उस समय जो खासा मित्र जो था वो था रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेजा था, और दोनों के दोनों, है ना, आप समझो कि दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे कि अगर कल की डेट में अगर लड़ाई हुआ ना तो ये महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा, मतलब समझो कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, दोनों ने समझदारी से फायदा काम लिया और दोनों वापस हो गए। इसी को कहते हैं, कई सिचुएशन में हस्तक्षेप करना भी जरूरी है और कई सिचुएशन में अहस्तक्षेप के द्वारा भी चीजें मेंटेन हो जाती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या सिचुएशन है, ठीक है, तो ये समझ जाइए। आगे समझते हैं, अगला लिखा है संतुलनधारी, जिसको कहते हैं बैलेंसर। क्या कभी कभी एक बड़ा देश खुद को संतुलनधारी की भूमिका में रखता है, यानी वह किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं करता कि ना मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा और ना ही मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, बल्कि केवल ताकत का संतुलन बनाए रखता है और मदद करता है कि भाई देखो मेरे पास सारी चीजें हैं, मैं अलग होकर रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे से उलझने की कोशिश मत करना। हाँ, जहां मुझे लगेगा कि कोई सही है गलत है या मेरे से हेल्प मांगी जाएगी वहां पे हेल्प कर दूंगा, अदरवाइज संतुलनधारी, मुझे कोई भी चीज बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज बनाने और घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से समझाया है ताकि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है। सहयोग मूलक से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी सुरक्षा जो कि सहयोगों के द्वारा हो। क्या होता है इसका मतलब, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसी चीजें होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, यानी कि एक देश के लिमिट से बाहर होती है, उसी को वो ऐसे सिचुएशन में सहयोगों की जरूरत होती है। क्या होता है इसका मतलब, समझिए, मान लेते हैं कि महामारी का सिचुएशन है और महामारी ऐसी महामारियां होती हैं जो एक देश में नहीं बल्कि कई सारे देशों में फैल जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में एक देश इससे निपट नहीं पाता है तो हमें दूसरे देशों की हेल्प चाहिए, तो इसी को कहते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा, जिसमें दूसरे देश का हमें सहयोग चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है, सहयोग मूलक सुरक्षा से ऐसी सुरक्षा है जो कि देशों तथा अन्य संगठनों के सहयोगों के द्वारा होता है, जिसमें आ जाती है महामारी, जिसमें आ जाता है आतंकवाद, दूसरा होता है वैश्वीकरण, निर्धनता, शरणार्थियों की समस्या। इन जैसी चीजों से निपटने के लिए हमें सहयोगों की जरूरत होती है। ठीक है, अगला टॉपिक बात कर लेते हैं, क्या लिखा है कि भारत सुरक्षा की रणनीति क्या है। देखो ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में कि भारत ने अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज किया है, ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है। तो भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक, क्योंकि 4 नंबर में आते हैं इसलिए 4 घटक लिए गए। क्या पहला है, सुरक्षा नीति का प्रथम घटक यह है कि सैन्य क्षमता को प्रबल बना के रखना, मतलब क्या है, सेनाओं को मजबूत करके रखना। क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आपको पता ही है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, इनके साथ तो बनती नहीं है,
तो ऐसे में वो आक्रमण कभी भी कर सकते हैं, तो हमें भी अपनी शक्ति को बनाकर रखना है। तो पहली चीज तो भारत इस चीज को मेंटेन करके रखता है। दूसरा क्या लिखा है, भारत की सुरक्षा नीति का द्वितीय घटक अपने सुरक्षा हितों को बचाए हेतु अंतरराष्ट्रीय कायदों तथा संस्थाओं को प्रबल करना। क्या हुआ इसका मतलब, सुरक्षा नीति को बनाए रखने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय कायदे होते हैं, जो नियम होते हैं ना, जो संस्थाएं होती है, उसको प्रबल करना। जैसे पहली बात तो ये कि लड़ाई झगड़ा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत भी हमेशा ये चाहता है शांति व्यवस्था बनाए रखे। इसी वजह से यूएनओ के जो अंग है, जो सुरक्षा को मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे में भारत योगदान करता है कि भाई इन चीजों को कि लड़ाई झगड़ा ना हो। क्योंकि देखो याद करो, मैं एक क्वेश्चन कराया था कि शीत युद्ध का जो इफेक्ट वो भारत पे क्या पड़ा था, तो भारत पे इसका पॉजिटिव ही इफेक्ट पड़ा था। क्यों, क्योंकि भारत ये चाहता था कि भाई शीत युद्ध खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें सभी देशों को खतरा होता है। तो पहला है कायदे कानून तथा संस्थाओं को प्रबल करके रखना, ताकि कल की डेट में लड़ाई हो तो हम चीजों को मैनेज कर पाए। अगला, भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है कि भीतरी समस्याओं को निपटना। देखिए ऐसा है कि हमें बाहर के साथ साथ अंदर की भी सुरक्षा चाहिए, इसीलिए चीजों को मेंटेन करके रखो ताकि कल की डेट में दंगे फसाद ना हो, कल की डेट में गृह युद्ध ना हो। तो ऐसी स्थितियों को करना, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से विकसित करने का प्रयत्न किया गया है कि ताकि बहुसंख्यक नागरिकों को निर्धनता, संसाधनों के अभाव से मुक्ति मिले। इसका मतलब क्या होता है कि भारत ने अपने विकास को इस प्रकार से करके रखा ताकि जो बहुसंख्यक लोग हैं, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, उनको कभी भी निर्धनता ना सताए, मतलब गरीबी ना सताए, और क्या ना सताए, संसाधनों का अभाव, संसाधनों की कमी ना सताए, ठीक है। नागरिकों के मध्य, ठीक है, आर्थिक असमानता ज्यादा ना हो, मतलब भेदभाव वाली चीजें ना हो। तो इस प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहला सेनाओं को मजबूत करना, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कायदे संस्थाओं को मजबूत करना, तीसरा बाहर के साथ साथ भीतरी जो समस्या है उसको भी निपटने के लिए तैयार रहना, और एक लास्ट है कि नागरिकों को गरीबी से, वैश्वीकरण से, बेरोजगारी से, संसाधनों की कमी से बचा कर रखना। ये भारत की सुरक्षा का रणनीतिक घटक है। समझ में आ रही बात है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखिए 6 नंबर में आता है, और इस 6 नंबर में क्या पूछता है कि पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है, लेकिन इसको और अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। क्या लिखा है, पारंपरिक सुरक्षा, देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे खतरे जो डायरेक्टली होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली। अगर इस डायरेक्टली खतरों से जो आजादी हमें मिल जाती है उसे हम कहते हैं पारंपरिक सुरक्षा, और अपारंपरिक सुरक्षा वो खतरे होते हैं जो मतलब समझो इनडायरेक्टली होते हैं। ऐसे खतरे जो कि अपारंपरिक तौर पे होते हैं, उनसे अगर हमें आजादी मिल जाती है तो उसे हम कहते हैं अपारंपरिक सुरक्षा, ठीक है। देखिए पारंपरिक सुरक्षा की धारणा का मुख्यतः जो संबंध होता है वो बाहरी खतरे से होता है, जैसे एक देश को दूसरे देश से खतरा। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को दूसरे देश से सैन्य खतरों की चिंता होती है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश की सेना और नागरिकों को दूसरे देश की सेना से खतरा होता है, ठीक है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का जो स्रोत होता है वो विदेशी होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक देश को दूसरे देश से खतरा, यानी कि विदेशों से खतरा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में केवल बाहरी खतरे नहीं आते, बल्कि अन्य खतरनाक खतरे और घटनाएं भी शामिल होती हैं। अगला है, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश को दूसरे देश के सैन्य खतरे की चिंता ही नहीं रहती है, बल्कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अन्य खतरे भी होते हैं, जैसे कि महामारी हो गया, ठीक है, जैसे कि वैश्वीकरण हो गया, जैसे कि आपदाएं हो गई, ऐसी चीजें। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक देश के नागरिकों को दूसरे देश के नागरिकों के से ही खतरा नहीं होता है, बल्कि सरकारों के हाथों से भी बचाना होता है, क्योंकि जो सरकारें होती हैं, अच्छी सरकार हो जाती है तो आपको विकसित कर देंगी, बुरी सरकार होंगी तो आपको महंगाई ला के रख देंगे। तो ऐसे भी चीजों से बचाना होता है, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा खतरे से नहीं होता है। खतरा तो देखिए मैंने बताया ना कि हर एक चीज से होता है, बेरोजगारी वो भी एक प्रकार का खतरा है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा, अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में खतरे का जो स्रोत होता है विदेशी राष्ट्र के साथ साथ अन्य खतरे भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है जिसके द्वारा हम पारंपरिक सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं एक देश को दूसरे देश से खतरा है, तो कैसे कैसे इन खतरे को कम किया जा सकता है। सबसे पहला है सामने वाले को हरा दिया जाए तो खतरा कम हो जाएगा। दूसरा है संधि कर लो, यानी कि बराबरी कर लो। तीसरा है खुद ही सरेंडर कर दो। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश से बच सकता है। तो क्या लिखा है, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा में बाहरी आक्रमण
आक्रमण के समय एक राष्ट्र के पास 3 उपाय होते हैं। कौन कौन से? पहला आत्मसमर्पण कर देना, दूसरा आक्रमणकारी राष्ट्रों की बात मान लेना कि भाई बात मान लो उसकी जो चाहता है सामने वाला, और अगला लिखा है कि आक्रमणकारी राष्ट्रों को युद्धों में हरा देना। ठीक है, आगे क्या लिखा है इस वाले में? अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में एक राष्ट्र के पास प्राकृतिक आपदाएं, आतंकवाद, महामारी को समाप्त करने के लोगों को सुरक्षा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो अपारंपरिक सुरक्षा से अगर आपको खतरे से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा, आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, पर्यावरण को बचा के रखना पड़ेगा और महामारियों को दूर करना पड़ेगा, एक दूसरे देशों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोनों में मैंने आपको बता दिया इसमें कैसे बचा सकता है और इसमें कैसे बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने बात कर लिया पारंपरिक खतरे कौन कौन से होते हैं और उन खतरों से हम कैसे बच सकते हैं, अपारंपरिक खतरे कौन कौन से होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में मैंने डेफिनेशन दे दिया। बाकी देखो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो उसके लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन होके रहना है ताकि समय समय पर चीजें आपको मिलती रहे। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर है आपका ओवर हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा देखें। इससे क्या होता है चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। देखो अभी से मेहनत अगर करना आप शुरू करोगे तो लास्ट जाते जाते आप समझो कि बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।